दोस्तों नमस्कार। मैं हूं करतार सिंह और आप देख रहे हैं अपना प्रसिद्ध चैनल मेरे टिप्स। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं पशुओं में एक बहुत ही गंभीर समस्या की, जिस बीमारी के कारण लाखों रुपए का पशु बस कुछ ही रुपए का रह जाता है, या यूं कहें कि वह पशु किसी काम का नहीं रहता है और औने पौने दाम में पशुपालक परेशान होकर, तंग होकर उस पशु को बेच देता है। और ये बहुत ही पेनफुल होता है, क्योंकि वो भी जानता है कि इस पशु का अंत शायद निकट है। मैं उस विषय पर यहाँ चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। मैं चर्चा करना चाहता हूँ कि आखिर वह बीमारी कौन सी है जिसकी वजह से इतनी भीषण समस्या हमारे पशुपालकों को फेस करनी पड़ रही है, उनके सामने आ रही है। और दोस्तों, मेरे किसान पशुपालक भाइयों, वो जो समस्या है उस समस्या का नाम है इनफर्टिलिटी, बांझपन। मैं आज आपसे ये बात इसलिए साझा कर रहा हूँ कि जब हम अपने चिकित्सालय पर देखते हैं कि हमारा जो पशु है उसकी बार बार कृत्रिम गर्भाधान करने के बावजूद वह गाभिन नहीं रुकता है, कंसेप्शन नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में पशुपालक परेशान हो जाता है और औने पौने दाम में उस लाखों रुपए के पशु को वो बेचने पर मजबूर हो जाता है। अगर इस बांझपन की समस्या की बात करें तो इसके बड़े दुष्परिणाम जो समाज में आ रहे हैं, उस कारण को अगर हम जानें, मैं चूँकि एनसीआर में हूँ तो एनसीआर की अगर बात करें तो हमारा जो उत्तर प्रदेश का ये एनसीआर वाला हिस्सा है, ये केवल और केवल कंज्यूमर बनकर रह गया है। कंज्यूमर का अर्थ यहाँ मिल्क प्रोडक्शन से है। यहाँ कंज्यूमर का अर्थ केवल कमर्शियलाइजेशन से है। यहाँ इस कंज्यूमर का अर्थ पशुओं के द्वारा केवल और केवल दुग्ध उत्पादन पर है, जबकि यहाँ अगर मैं इसका एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक अर्थ बताऊं कंज्यूमर का यहाँ पर, तो वो ये है कि हम पशुओं का उत्पादन नहीं कर रहे हैं। पशुओं से जो उत्पाद हमको मिल रहे हैं, दूध मिल रहा है, उसको केवल बना रहे हैं, उसका उत्पादन कर रहे हैं, पशु का उत्पादन नहीं कर रहे हैं। क्यों? आप इसे ऐसा समझ सकते हैं कि ब्रेड बनाने वाली फैक्ट्री ब्रेड बना रही है, हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं। हम अपने घर पे ब्रेड नहीं बना रहे, जबकि हमें अपने घर पे ब्रेड बनाना आता है। आज बहुत सारी पशुपालक हरियाणा का रुख कर रहे हैं, राजस्थान का रुख कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश का रुख नहीं कर रहे हैं। क्यों? जबकि दूध का उत्पादन उत्तर प्रदेश में बहुतायत से हो रहा है और इस दूध के उत्पादन में जिन पशुओं का मुख्य योगदान है वह मुर्रा नस्ल की भैंस है, साहिवाल है गाय, हरियाणा गाय भी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में हरियाणा गाय उतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती हैं, प्रयोग में नहीं आती हैं। यहाँ साहिवाल और जर्सी और होस्टन फ्रीजन, एचएफ जिसको बोलते हैं, चितकबरी गाय होती है, काली सफ़ेद, और क्रॉस ब्रीड गाय। क्रॉस ब्रीड मतलब दो नस्लों का मेल करके जो नस्ल तैयार होती है, क्रॉस ब्रीड। इस तरीके की गाय और भैंसों का यहाँ इस्तेमाल हो रहा है। ग्रेडेड मुर्रा यहाँ स्पेशली उसको कहा जाता है। मैं अगर बात करूँ अभी केवल भैंस की,
हाँ, मैं गाय में एक बात बताना भूल गया। गिर का भी आजकल यूपी में काफ़ी प्रचलन होता गया है, लेकिन गिर गायों में एक बड़ी समस्या देखने को आ रही है कि इतनी महत्वपूर्ण गाय है, उसका दूध भी बहुत गाढ़ा है, पौष्टिक भी है, लेकिन वह भी आज परेशान है। और जैसा कि देखने में आ रहा है, उसका कंजप्शन रेट अन्य गायों के मुकाबले यहाँ कम है। ऐसा मैं अपने कुछ मित्रों के अनुभव के आधार पर आपसे शेयर कर रहा हूँ। और अगर बात करें अब इनफर्टिलिटी की, तो बांझपन की समस्या आखिर है क्यों? हम 1.5 लाख रुपए की एक भैंस अमूमन आती है आज की डेट में, हमारे पशुपालक भाई जो हैं उसे लेकर के आते हैं, और उस पशु का यदि 6 महीने तक वो गाभिन नहीं होती है तो समझ लीजिए वो पशु अब आपको नुकसान देने वाला है। कैसे नुकसान देने वाला है? पशु चिकित्सक की सलाह के अनुसार कोई भी पशु बच्चा पैदा करने के 3 महीने बाद, यानी ब्याहने के 3 महीने बाद उसको हीट में आ जाना चाहिए, और 3 से चौथे महीने में उसे कृत्रिम गर्भाधान या प्राकृतिक गर्भाधान के द्वारा उसे गर्भित हो जाना चाहिए। और देखने में आता है कि हमारे पशुपालक भाई 4 महीने तो छोड़िए, 6 महीने बाद जा कर के इस बात पर ध्यान देते हैं। बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ। 5-6 महीने में जा कर के ये सोचते हैं कि हमारा पशु तो अभी तक गर्मी में आया ही नहीं, और आया नहीं तो दूध के लालच में उसका इलाज नहीं कराया, क्योंकि उसको उन्होंने प्राथमिकता में रखा ही नहीं, जबकि इसको प्राथमिकता में रखना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर 3 महीने तक कोई पशु गर्मी में नहीं आता है तो उस पशु को तुरंत नज़दीकी राजकीय पशु चिकित्सालयों में ले जाकर उसका जनन अंगों का निरीक्षण कराना चाहिए कि उसके जो प्रजनन अंग हैं उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इस बांझपन की समस्या का पता वहीं से चलेगा। बाहर से देखने से आपको बांझपन की समस्या का बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। मैं बड़े विश्वास के साथ आपसे कह रहा हूं, अपने बड़े 26 साल के अनुभव के बाद मैं ये आपको कह रहा हूं। 26 वर्षों के अनुभव में मैंने ये सीखा है कि यूट्रस में कितने तरह की दिक्कतें आती हैं, और इन दिक्कतों के कारण हमारे बहुत ही बेहतरीन नस्ल के पशुओं का आज की डेट में बिल्कुल विनाश हो रहा है, और वो बहुत ही औने पौने दाम में बिक रहे हैं, जिससे हमारा पशुपालक कृषक बहुत परेशान है और बहुत ही नुकसान स्थिति में वो आ जा रहा है। तो इस बांझपन की समस्या के जो बिंदु हैं, अब मैं उन पर आता हूं। अब तक अगर आपने इस वीडियो को देख लिया है तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात ज़रूर अच्छी लग रही होगी। अब इसका बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट शुरू होने जा रहा है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल का नाम है मेरे टिप्स, और इस पर मैं आपको पशुपालन से संबंधित तमाम उनकी बीमारियों से संबंधित, दवाइयों से संबंधित, उनको किस समस्या के लिए कौन सी दवाइयाँ उपलब्ध करानी चाहिए, उनके बारे में मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में अवगत कराता रहूँगा। और तमाम जो बाज़ार के अंदर दवाइयाँ चल रही हैं उन दवाइयों की भी मैं जानकारी आपको ज़रूर दूंगा, क्योंकि फर्स्ट एड के तौर पर किसी भी डेयरी में कुछ दवाइयों का रहना बहुत ही ज़रूरी है। कब किस समय किस दवाई की आवश्यकता पड़ जाए, हमें उस दवाई के बारे में जानना भी ज़रूरी है। तो मैं आने वाले आगे के वीडियो में आपके लिए
अलग अलग मेडिसिन के ऊपर अलग अलग वीडियो में आपको बनाता रहूँगा। आपके लिए मैं वीडियो लेकर के आऊँगा जल्दी ही। और आप भी किस सब्जेक्ट पर अपना वीडियो चाहते हैं, मैं उस विषय पर आपके लिए ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। और आप ज़रूर अपना कमेंट में ज़रूर लिखें कि आप किस विषय पर वीडियो चाहते हैं, पशुपालन से संबंधित, उनकी बीमारियों से संबंधित, उनकी दवाइयों से संबंधित। तो बात करते हैं मुद्दे की, जिस विषय पर आज हम ये गंभीर चर्चा मैं आप लोगों के साथ कर रहा हूँ, अपने किसान भाइयों के साथ कर रहा हूँ, पशुपालक भाइयों के साथ कर रहा हूँ। और ये जो है पशुपालन में बांझपन एक बहुत ही गंभीर समस्या है। तो बांझपन के जो मुख्य कारण हैं, नंबर 1 उसका जो मुख्य कारण है, ओवरीज जो होती हैं, अंडेदानी जो होती हैं, उनका पूर्णतया विकसित न होना। नंबर 2, अंडेदानी अच्छे से विकसित हो गई हैं लेकिन उसके ऊपर सिस्ट बन जाना। नंबर 3, बच्चेदानी के अंदर कोई इन्फेक्शन होना। नंबर 4, जब वह पशु ब्याया था, बच्चा उसने पैदा किया था, बच्चे को जन्म दिया था, उस वक्त उसका यूट्रस का पूरी तरह से साफ सफाई न होना, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इस बात को मैं ज़रूर आपसे अभी शेयर कर देता हूँ इस विषय पर, अगले बिंदु पे मैं बाद में आऊँगा। जब पशुपालक का कोई भी पशु बच्चा पैदा करता है तो उसके लिए अगर उसे जेर डालने में कोई दिक्कत है तो समझ लीजिए कि ये आगे आने वाले समय में कुछ ना कुछ दिक्कत ज़रूर करेगा। इसके लिए आप बिल्कुल सचेत हो जाएं। और यदि उसने जेर भी ठीक से डाल दी है और 10-12 दिन बाद या 15 दिन बाद या 20 दिन बाद जब उसका पहला साइकिल आता है ब्याने के बाद का, तो उसमें अगर वो छटाव जो डाल रहा है, जो गंदगी डाल रहा है, वो यूट्रस वो क्लीन हो रहा है, उस समय पर आप लोग एक छोटी सी गलती कर बैठते हैं। ज़्यादातर मैंने पाया है कि आप लोग उसको कोई भी छटाव की दवाई नहीं पिलाते हैं, यूट्राइन क्लेंजर नहीं पिलाते हैं, जबकि उस वक्त अगर आपके पशु का यूट्रस यानी बच्चेदानी पूरी तरह से साफ हो जाए तो ऐसी स्थिति में आपको एक यूट्राइन क्लेंजर, एक अच्छी सी, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं आप, जैसे हिमालय का आता है और हिमरोप और एक्जापार आता है, ये बड़े ब्रांड हैं। और यूटीआई आउट आता है, ज़ायरोटॉन आता है, ये बड़े ब्रांड हैं। इनमें आप या जिसमें भी जो भी आपके नज़दीक में मिलता हो आप वो ब्रांड ले सकते हैं। और उसकी एक मात्रा मैं आपको अभी बता देता हूँ, आप नोट कर लीजिए। 100 ग्राम उसकी मात्रा सुबह और 100 ग्राम शाम, यानी वो ml में होता है, वैसे लीटर में वो आती है। तो आप उसको 1 लीटर या 2 लीटर 100 ml सुबह शाम पहली डोज आप 200 ml की दे सकते हैं। तो इस मात्रा में आप उसे 8 से 10 दिन अवश्य पिलाएं। उसका जो बच्चेदानी है वो पूरा नीट एंड क्लीन हो जाएगा। अगले बिंदु की बात करते हैं। तो ऐसा कौन सा कारण है अगला जिसकी वजह से हमारा पशु कंसीव नहीं करता है, गाभिन नहीं होता है? वो है मिनरल्स की डेफिशिएंसी। हमारे पशु को जो चारा दाना दिया जाता है उसमें आज की अवस्था ये हो गई है कि ज़्यादातर डेयरियों में सूखा चारा ही खिलाया जाता है। और ज़्यादा से ज़्यादा पशुपालक क्या करेंगे, उसको मल्टीविटामिन पिला देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, उसको कैल्शियम पिला देंगे। आजकल आयनिक जेल पिलाने का भी काफ़ी प्रचलन चल गया है, वो लंबी गर्दन वाली जेल जिसको बोलते हैं। अनावश्यक रूप से उसको ना पिलाएं, मैं आप लोगों को ज़रूर ये बात कहूँगा। उसकी आवश्यकता इमीडिएट, जब कैल्शियम की आवश्यकता होती है शरीर में, उस समय पे उसको देना चाहिए। दूध बढ़ाने के नाम से उसको अनावश्यक रूप से नहीं पिलाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। जब ज़रूरत हो तब उसे, जब आपको लगे आपका पशु मिल्क फीवर में आ गया है उस समय उसको पिलाएं। आपका पशु ब्याया है उस समय पे पिलाएं। बच्चा पैदा करने के 1-2 दिन पहले से या 2-3 दिन बाद तक आप उसे 1 बोतल रोज़ाना, 300 ग्राम की वो बोतल आती है, आप दे सकते हैं। किसी भी अच्छी कंपनी की आप लेकर के दे सकते हैं, क्योंकि आजकल लंबी गर्दन की जितनी भी बोतलें आ रही हैं सभी में आयनिक कैल्शियम नहीं आता है। कुछ में जेल के नाम पर एक अच्छी क्वालिटी का कैल्शियम सिरप भर करके ही कई कंपनियां बेच रही हैं, ऐसा मेरे संज्ञान में है। मैं यहाँ इस मंच पे उनका किसी का नाम नहीं लूँगा। खैर,
वो सब ने अपने अपने ब्रांड बेचने हैं, वो सबका एक अलग तरीका। मैं यहाँ आपके जो बात करने आया हूँ वो है बांझपन से रिलेटेड। तो मैंने अब तक आपको कई बिंदु बताए हैं, उन बिंदुओं का अब हम उपचार की बात करते हैं। तो एक मुख्य बिंदु और है जो है हार्मोनल इम्बैलेंस। इम्बैलेंस मतलब हार्मोन्स का अप एंड डाउन हो जाना। इसमें हमारा जो प्रजनन अंग है वो यूट्रस है, लेकिन इम्पॉर्टेंट जो है वो यूट्रस तो है ही है, क्योंकि इसमें तो बच्चे का जन्म होना है, बच्चा अंदर पैदा रहना है, 10 महीने 10 दिन पूरा इसी के अंदर रहना है भैंस में। और लेकिन अति महत्वपूर्ण जो है वो क्या है? अति महत्वपूर्ण है यूट्रस के ठीक लेफ्ट और राइट दो जो होर्न जिसको बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब जो होती है, उसके ऊपरी हिस्से पर दो गांठें जिन्हें कहते हैं ओवरी, अंडेदानी, वह अति महत्वपूर्ण है। यदि पशु गर्मी में आ रहा है और गर्मी में आने के बाद भी पशु के अंदर अंडा नहीं निकल रहा है तो कंसेप्शन कैसे होगा? आपने उसमें एआई करा दिया, कृत्रिम गर्भाधान तो करा दिया, लेकिन उसके अंदर क्या हुआ? ओवुलेशन तो हुआ ही नहीं। जब अंडा निकला नहीं तो स्पर्म क्या करेगा वहाँ? अकेला तो स्पर्म जमेगा नहीं, जब तक उसको अंडा नहीं मिलेगा वो कार्य पूरा नहीं होगा। तो ऐसी परिस्थिति में हमको ये नोटिस करना, ऐसा नोटिफाई करना कि इसमें ओवुलेशन हो रहा है, तो इसके लिए हमको ये देखना बहुत ज़रूरी है। कृत्रिम गर्भाधान करते हुए मैं यहाँ अब पशु चिकित्सकों को एक निवेदन करूँगा कि वो जब कृत्रिम गर्भाधान करें तो बहुत ही हल्के हाथ से उसकी ओवरी का परीक्षण भी जरूर करें। क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं, कृत्रिम गर्भाधान के लिए पशु अस्पताल पर आया और हम या फील्ड में किया, पशु बस अंदर से हाथ डाला और जैसे ही हाथ डाला देखा सर्विक्स पकड़ी और सीमेन जो है वो डाल दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें उसके यूट्रस का पूरा अच्छे से बहुत ही सावधानी पूर्वक निरीक्षण करना चाहिए। दोनों ओवरी को अच्छे से देखना चाहिए, उस पर सिस्ट तो नहीं है। ओवरी को लेकर मैं एक जल्दी ही बहुत ही स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जिसमें किस आकार की ओवरी को देख करके आप ये बता सकते हैं, महसूस कर करके, क्योंकि देखना तो पॉसिबल नहीं है वहाँ। हम उस समय पे ऐसे मानिए कि ब्लाइंड पर्सन की तरह से काम कर रहे होते हैं जब हम एआई कर रहे होते हैं, उसका निरीक्षण कर रहे होते हैं, या गर्भित पशु का जो है प्रेगनेंसी डायग्नोस कर रहे होते हैं, तो उस वक्त तो हम हाथ से ही उसका पता करते हैं। हालांकि अल्ट्रासाउंड मशीनें आ गई हैं, लेकिन वो बहुत ही नाम मात्र के लिए हैं, एक डेमो बाकी है बस, और है कुछ नहीं, करना सब कुछ मैनुअली है। तो ऐसी स्थिति में अनुभवी जो पशु चिकित्सक है उसको ये अनुभव होता है कि वह देख करके ये बता दे कि इसकी ओवरी किस कंडीशन की है, इसमें से अंडा निकला होगा कि नहीं निकला होगा, निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है। इस विषय पर हम किसी और दिन अगले वीडियो में ज़रूर चर्चा करेंगे जी, मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा। तो जब हम कृत्रिम गर्भाधान कर रहे हैं तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि हम ओवरी को ज़रूर देख लें कि वो हार्ड है, सॉफ्ट है, उसमें सिस्ट तो नहीं है, बहुत ज़्यादा छोटी तो नहीं है, बहुत ज़्यादा मोटी तो नहीं है। इन सब चीज़ों का निरीक्षण ज़रूर कर लें। और उसके बाद यूट्रस पे भी देखें, यूट्रस का साइज़ ओवर साइज़ तो नहीं हो रहा है, उस पर स्वेलिंग तो नहीं आ रही है, उसका जो टोन है यूट्रस का वो ठीक है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट तो नहीं है, बहुत ज़्यादा हार्ड तो नहीं है। ये सारे जो लक्षण हैं इन्हीं से पता चल जाता है कि हमारा पशु कंसेप्शन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। एक अच्छा पशु चिकित्सक इस बात को तुरंत बता देगा। खैर, तो जिस तरह से अभी मैंने बताया, आपको ये ध्यान रखना है, पशु आपका अगर 3 महीने तक गर्मी में नहीं आता है तो आप तुरंत अपने नज़दीकी पशु चिकित्सालय में पशु चिकित्सक महोदय से संपर्क करें। दूसरा, अगर वो पाते हैं कि हाँ सामान्य है, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो आपको जो भी दवाई रिकमेंड करें। इसमें मुख्यतः दवाइयों का बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता है, लेकिन जो मिनरल मिक्सचर होता है उसका रोल होता है। मिनरल्स की गोलियां आजकल आने लगी हैं, वो ज़्यादा बेहतर हैं। मिनरल मिक्सचर एक रूटीन वाला आइटम होता है, लेकिन जो इनफर्टिलिटी के लिए मिनरल्स की गोलियां बनाई जाती हैं, बोलस बनाई जाती हैं, वो स्पेशली एक परफेक्ट डोज के साथ बनाई जाती हैं। उससे ये पता चलता है कि हम
उसमें कितनी मात्रा में हम उसको देंगे, तो उसकी एक निश्चित मात्रा जाती है। तो इसलिए मैं हमेशा गोलियों को ज़्यादा प्रीफर करता हूँ, मल्टीविटामिन के इंजेक्शंस को मैं ज़्यादा प्रीफर करता हूँ, मल्टीविटामिन के सिरप को ज़्यादा प्रीफर करता हूँ। तो ऐसी परिस्थिति में तो आपको करने की क्या आवश्यकता है? नंबर 1, हरा चारा जरूर खिलाएं। नंबर 2, उसको मिनरल्स की बोलस यदि डॉक्टर रिकमेंड करते हैं तो ज़रूर खिलाएं, नहीं तो मिनरल मिक्सचर तो आप बिना किसी रिकमेंडेशन के भी खिला सकते हैं। नंबर 3, यदि आपको लगता है कि उसके डिस्चार्ज में कुछ इन्फेक्शन सा है, सफ़ेद कुछ नज़र आ रहा है, तो आप उसको यूट्रस को क्लीन करने वाली यूट्राइन क्लींजर, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले 2-4 ब्रांड के नाम लिए थे, उनमें से जो भी आपको अवेलेबल हो उसे आप उसको पिलाएं। और अपना उसका डाइट का विशेष रूप से ध्यान रखें। बहुत ज़्यादा फैटी डाइट का इस्तेमाल ना करें, मेरी बात दोबारा से सुने, बहुत ज़्यादा फैटी डाइट का इस्तेमाल ना करें। यह आपके पशुओं के प्रजनन अंगों के ऊपर असर डालता है। आपके दूध को बढ़ाने में मदद कर सकता है, बहुत ज़्यादा तेल घी देना आपके पशुओं को सेहत के लिए अच्छा हो सकता है, दूध बढ़ा सकता है, दूध को गाढ़ा कर सकता है, लेकिन पशु के प्रजनन अंगों पर बहुत ज़्यादा फैटी चीज़ें खिलाने का बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ये मैं आपको बता दूं, पशुओं को बहुत ज़्यादा फैटी चीज़ें, सरसों का तेल, घी, इस तरीके की चीज़ें नहीं देना चाहिए, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं देना चाहिए। मुझे उम्मीद है आज हमने ज़्यादातर बांझपन की समस्याओं और उनके निराकरण से संबंधित चीज़ें आपसे साझा की हैं, और अगले वीडियो में जो भी कमियां रह गई होंगी उनको पूरा करने का प्रयास करेंगे। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर बिंदु पर वीडियो अपना चाहते हैं तो हमसे ज़रूर कमेंट में बताएं। धन्यवाद, नमस्कार। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल मेरे टिप्स। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।